हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश स्पेशल महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके प्रत्येक सेट में आपके 50 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इन 50 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल, यूपी पीसीएस प्री 2026 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वे स्टूडेंट जो आपके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उसमें आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाओं से संबंधित फुल डिटेल वीडियो अवेलेबल होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। काशी तमिल संगमम 4.0 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। इसका यह चौथा संस्करण है। इसका मुख्य विषय आई तमिल सीखे तमिल कर कलम है। इसका उद्देश्य उत्तरी दक्षिणी संस्कृति का समागम करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में आपके काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन किया गया था, जिसके संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। इसका आयोजन वाराणसी में किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। इसका यह चौथा संस्करण है, ये भी सही है। इसका मुख्य विषय जो है आपका आई तमिल सीखे तमिल कर कलम है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तरी और दक्षिणी संस्कृति का समागम करना है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 5 सही आंसर होगा। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। अब हम बात करते हैं काशी तमिल संगमम की कि इसकी शुरुआत कब की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है आपके 2022 से। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया कि उत्तरी दक्षिणी संस्कृति का संगमम करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं 2025 की संगमम की। तो 2025 में इसका उद्घाटनकर्ता को आपको याद करना है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया था वो क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। तो उद्घाटनकर्ता किसके द्वारा है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, प्लस जो आपके शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है आपके 2022 से। 2025 में इसका जो आपका एडिशन है वो नंबर है आपका 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। हाल ही में चर्चा में रहा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, ये आपका एक पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 1084 हेक्टेयर है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? तो वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के बारे में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, इसका ये आपको जिला लर्न रहना चाहिए कि ये गोंडा जिले में आपका स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यानी ESZ घोषित किया है। इसका कुल क्षेत्रफल 1084 हेक्टेयर है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है। सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% ये बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, लखनऊ जिले में इसका उद्घाटन किया गया है।
उद्घाटनकर्ता आपको याद रखना है कि उद्घाटन किसके द्वारा इसका किया गया है। जो उद्घाटनकर्ता हैं ध्यान रखिएगा मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम इसके बारे में देखते हैं। उद्घाटनकर्ता हो गए आपके मोदी जी। कब उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके 25 दिसंबर 2025 को। ये डेट भी आपको लर्न रखनी है क्योंकि ये डेट आपके अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आपके इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम बात करते हैं जो आपका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर आपकी जो स्टैचू हैं, प्रतिमाएं हैं, वो किन किन की प्रतिमाएं वहाँ पर आपकी बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके सुप्रसिद्ध आपके राजनीतिज्ञ थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं आपके, वहाँ पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। इस तरह से ही आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है। और उसी क्रम में आपके अटल बिहारी वाजपेयी की भी वहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। तो इनको भी आपको लर्न रखना है, तीनों ही प्रतिमाओं को आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है कि आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना है 65 एकड़ क्षेत्रफल में ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है आपसे कि हाल ही में आपके सांसद खेल महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया है वो हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम एक एक करके इसका डिटेल देख लेते हैं। जो आपके सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किया गया है। राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है आपका। उद्घाटन उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया और उपराष्ट्रपति महोदय वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखिएगा सीपी राधाकृष्णन आपके उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये कब बने हैं? तो ध्यान रखना है आपको सितंबर 2025 में ये उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो ध्यान रखना है आपको जगदीप धनखड़ का इन्होंने स्थान लिया था, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने आपके जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद में आपके न्यू इलेक्शन हुए थे, तब जाके आपके राधाकृष्णन आपके उपराष्ट्रपति बने हैं। मतलब 2025 में आपके ये नियुक्ति भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा किस जिले में की गई है? लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपकी क्लास है, उसके अंतर्गत भारत का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट क्या है आपका जिला आपसे पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी ले कि भाई इसका राज्य कौन सा है, कौन से राज्य में इसे बनाने की घोषणा की गई है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो वन विश्वविद्यालय है पहला, उसकी घोषणा कहाँ पे की गई है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि गोरखपुर में आपके भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको लर्न याद करना, कुछ फिगर्स भी होते हैं इन्हें आपको लर्न करना होता है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार कितना इन्वेस्ट करेगी? 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। वहीं कितने एरिया में ये बनाया जाएगा? तो ये 125 एकड़ एरिया में ये बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, घोषणाकर्ता कौन है? यूपी सरकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माघ मेले का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। इस लोगो में सम्मिलित नहीं है लेटे हुए हनुमान मंदिर, सनातन ध्वज,
यमुना गंगा संगम, अक्षय वट वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माघ मेले का जो आधिकारिक लोगो है वो घोषित किया गया था। इस लोगो में क्या सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब माघ मेला के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में ये डिटेल पर हम बात करते हैं। तो आपका जो माघ मेला है वहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाएंगे। इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन आपके जनवरी और फरवरी के महीने में किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन, तो इसका आयोजन आपके प्रयागराज में वर्तमान में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाता है, तो ये संगम पर आपका किया जा रहा है। ये तो होगी बात माघ मेले की। माघ मेले में आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री सीएम आपके योगी जी के द्वारा इसका लोगो का उद्घाटन किया गया था या फिर लॉन्च किया गया है। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, अगर आप महाकुंभ में गए होंगे तो आप बिल्कुल दर्शन करके आए होंगे। सनातन ध्वजा जो है आपकी उसको बनाया गया है। यमुना संगम को दिखाया गया है। अक्षय वट वृक्ष को दिखाया गया है। तो ये चारों चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं जिन्हें आपको लर्न करना है, और लोगों से क्वेश्चन आपके हमेशा आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ में आपको क्योंकि वर्तमान में ये मेले का आयोजन कंटिन्यूस में चल रहा है, इसलिए ये भी आपको लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल पुस्तकालय बनाने की घोषणा किस जिले में की गई है, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है क्या बनाने की, डिजिटल पुस्तकालय बनाने की। यह घोषणा कहाँ पर की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आगरा जिले में डिजिटल पुस्तकालय बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हो, एक एक पॉइंट आपको लर्न रहना चाहिए। जो आपके डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे कितनी ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे आगरा में, तो ध्यान रखिएगा 104 ग्राम पंचायतों में आपके बनाए जाएंगे आगरा ज़िले में। ये बात होगी आगरा ज़िले के लिए। क्रियान्वयन कौन करेगा, यानी संचालन कौन करने वाला है, इसका क्रियान्वयन की बात की जाती है, क्योंकि संचालक का नाम तो आपको लर्न रहना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो क्रियान्वयन करने वाला है वो करेगा आपका पंचायती राज मंत्रालय, और पंचायती राज विभाग करेगा। तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप लेखपाल की तैयारी करने जा रहे हैं और पंचायती राज विभाग से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसमें बनाने की जो लागत लगेगी एक डिजिटल पुस्तकालय को, वो कितनी आएगी, क्योंकि ये जो लागत है वो आएगी आपके 4 लाख रुपए की अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मैनेज कौन करेगा, यानी जो आपका मैनेजमेंट है इस पुस्तकालय का वो कौन करने वाला है, तो आपका जो प्रधान होगा, यानी लेखपाल का पेपर दे रहे तो प्रधान के बारे में आप जानते ही होंगे, प्लस आपका सचिव इसका देखभाल करेगा। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा जिला। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय किस जिले का सर्वाधिक है, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट आई थी सांख्यिकी मंत्रालय की, जो आपका एक स्टैटिक मंत्रालय मिनिस्ट्री है आपकी, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कौन से जिले की सर्वाधिक है, इस क्वेश्चन में ये आपसे बोला गया था। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय खत्म करता है या फिर खर्च करता है। देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी रूरल एरिया की बात की जा रही है, अर्बन एरिया की बात नहीं की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर यानी शहरी क्षेत्र है आपका, वहाँ पर कितने रुपए प्रति व्यक्ति वहाँ पर खर्च करते हैं लोग, तो 9,705 रुपये खर्च करते हैं। ये आपका मैक्सिमम है। कौन से क्षेत्र में मैक्सिमम है, तो ये आपके शहरी क्षेत्र के लिए मैक्सिमम है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर मिनिमम कहाँ पे खर्च किया जा रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा मिनिमम आपके किस शहर में किया जा रहा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो वो किया जा रहा है आपके बलिया ज़िले में। कौन सा ज़िला है आपका? तो वो बलिया ज़िला है आपका, जिसमें शहरी क्षेत्र में सबसे कम खर्च किया जा रहा है। कितना? 2581 रुपये खर्च किए जाते हैं मिनिमम बलिया ज़िले में शहरी क्षेत्र के लिए। अगर हम बात करते हैं सर ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन सा ज़िला है जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम खर्च करता है? तो ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्र की जब बात की जाती है कि सर्वाधिक खर्च कौन करता है, सर्वाधिक की बात करते हैं और मिनिमम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करता है आपका श्रावस्ती जिला है आपका। श्रावस्ती जिले में सबसे ज़्यादा कितने रुपए खर्च किए जाते हैं? तो 4,462 रुपये खर्च किए जाते हैं। वहीं अगर न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात करें, तो वो आपका है सोनभद्र। ध्यान रखना है, सोनभद्र में कितने रुपये खर्च किए जाते हैं? तो मात्र 2,357 रुपये खर्च किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर औसत खर्च की, क्योंकि ऑल ओवर यूपी के खर्च की तो हम बात करेंगे, औसत खर्च जो आता है आपका वो आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। औसत खर्च में प्रति व्यक्ति 4,418 रुपये खर्च करता है आपका, एक्सपेंड करता है किसमें? शहरी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। ये जो लास्ट वाली लाइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 3,246 रुपये खर्च करते हैं आपके ग्रामीण व्यक्ति औसत खर्च में। तो ये जो औसत वाला पॉइंट है वो आपके लिए कंपलसरी है, याद करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला खर्च करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गौतम बुद्ध नगर। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन सेल पोत का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन सेल पोत की बात की जा रही है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, वाराणसी जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुका है और आगे भी इसकी चांस है कि क्वेश्चन ये आ जाए। तो ध्यान रखना है क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन सेल के बारे में पूछा गया था, वाराणसी जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। और वाराणसी जिला आपको पता है सबसे भारत का प्राचीन जिला माना जाता है, और ये गंगा रिवर के किनारे पर आपका बसा हुआ है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? जून 2025, जुलाई 2025, अप्रैल 2025, मई 2025 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है वो आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मई 2025 में इसकी स्थापना की गई है। लेकिन इसकी स्थापना किन बैंकों को मिलाकर की गई है, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद क्या करना है, इसमें आपको याद कर लेना है कि सर विलय किस किस का हुआ है, कौन सी वाली बैंकों को विलय करके ये बनाई गई है। तो ध्यान रखना है, ये 3 बैंकों से मिलकर बनी है। एक बैंक है आपकी आर्यावर्त बैंक, दूसरी इसके अंतर्गत जो मिली है वो है आपकी बड़ौदा यूपी बैंक, और तीसरी इसमें जो सम्मिलित की गई है वो है आपकी प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, इनको मिलाकर आपकी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीनों को मिलाकर जो आपकी बैंक बनी है वो है यूपी ग्रामीण बैंक, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये चीज़ को आपको याद रखना है, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने जाएंगे फ्यूचर में। तो जो आपके किसान भाई लोग हैं उनको शीघ्रता से उनकी केसीसी हो सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मई 2025 में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए कितने रुपए प्रति कुंटल गन्ना के एसईपी में वृद्धि की है? 25 रुपये प्रति कुंटल, 30 रुपये प्रति कुंटल, 50 रुपये प्रति कुंटल, 100 रुपये प्रति कुंटल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका मूल्य होता है गन्ने का
उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सत्र 2025-26 के लिए कितने रुपए प्रति कुंटल आपकी वृद्धि की गई है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए गन्ने के बारे में भी, क्योंकि आप एक ग्रामीण अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गन्ने की फसल के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कितने रुपये इंक्रीमेंट किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 30 रुपये प्रति कुंटल का इंक्रीमेंट किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर डिटेल में थोड़ी सी कि पहले इसका जो रेट था वो कितना है और अब रेट कितना है। तो पहले आपका जो रेट था वो 360 रुपये प्रति कुंटल था। कितने रुपये प्रति कुंटल है, तो 360 रुपये प्रति कुंटल था इसका रेट। अब कितना कर दिया है, तो 390 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने रुपये की वृद्धि हुई है, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर आपका 2, 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस कितने शहरों में खोलने की घोषणा की है। 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम क्या खोलने वाले, सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने वाले हैं, लेकिन कितने शहरों में खोलने वाले हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 5 शहरों में हम इसे ओपन करने वाले हैं। अब वो 5 शहर कौन कौन से होंगे तो वो भी देखने हैं। तो वो 5 के 5 शहर मेट्रो शहर होंगे, मेट्रो सिटीज़ होंगी। ये चीज़ आपको याद करनी है। जब तक आपके शहरों के नाम आएंगे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाइलेरिया संक्रमण को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। 2027, 2028, 2029, 2030 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम फाइलेरिया के संक्रमण को कम कर देंगे या फिर पूर्णतः खत्म कर देंगे। ये जो फाइलेरिया संक्रमण को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि हम फाइलेरिया संक्रमण को समाप्त कर देंगे। अब ये जो अचानक फाइलेरिया संक्रमण का क्वेश्चन है वो आया कैसे था, चर्चा में क्यों बना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो 51 ज़िले हैं, क्या हैं आपके 51 ज़िलों में जो फाइलेरिया संक्रमण की दर है, ध्यान रखना है जो संक्रमण की दर है आपके फाइलेरिया की वो 1% से भी कम आ चुकी है, इसलिए ये चर्चा में आपका बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। इसका संचालन ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता है। यह योजना सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग और अनुसूचित जाति जनजाति को प्रत्यक्ष इकाई का लागत का 35% अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये योजना से संबंधित क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि कौन सा कथन आपका गलत है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको उसका डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप लेखपाल की तैयारी करने जा रहे हैं और जितने भी बच्चे लेखपाल की तैयारी करने जा रहे हैं और उन सबको पता है कि जब लेखपाल 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके 25 के 25 जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे आपके स्कीम्स से ही पूछे गए थे। इसलिए इस बार पहली जो गलती की है इस बार नहीं करनी है, डिटेल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया गलत कथन एक बार देख लेते हैं हम। इसका संचालन ग्राम विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। यह योजना सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के लिए है, बिल्कुल ठीक है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रत्यक्ष इकाई का 35% अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक। चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष है, बिल्कुल ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है।
अब थोड़ी सी इसकी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एससी और एसटी जाति के लोगों को कितने रुपए देने की बात की गई है सब्सिडी, तो 35% देने की बात की गई है जो भी आपकी लागत होगी, लेकिन वो लागत कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि वो लागत आपकी 70,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करते हैं कि सर क्या उन्हें भी दिया जाएगा, तो बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए जो सब्सिडी है वो 25% सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अंतर्गत ये भी लिमिट लगाई गई है कि 25% आपका 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको 50,000 रुपये से अधिक दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट योजना है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत एक सामान्य परिवार के लिए आवास का कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए? 20 मीटर, 25 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर या फिर 35 वर्ग मीटर, या इनमें से कोई नहीं। और मुख्यमंत्री आवास योजना यानी जो ग्रामीण योजना है उसमें एक सामान्य परिवार के लिए जब आवास दिया जाता है तो कितना वर्ग क्षेत्रफल आपके पास होना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल देख लेते हैं कि इसको प्रारंभ कब किया गया। तो ध्यान रखना है जो इसकी स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल आपको योजनाओं से संबंधित पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ध्यान रखना है 30 जनवरी 2018 को इसे प्रारंभ किया गया है। बात करते हैं कि इसके अंतर्गत सामान्य परिवार को एक आवास बनाने के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत 1.2 लाख रुपए दिए जाते हैं आपको एक हाउस बनाने के लिए, अपना होम बनाने के लिए, जिससे कि लोगों को छत मिल सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल आपसे पूछ ले। तो जितने भी उत्तर प्रदेश में नक्सलाइट वाले यानी जो नक्सलवादी एरिया हैं उनमें कितना रुपया दिया जाता है, तो उनमें आपको दिया जाता है 1.3 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके पर हाउस बनाने के लिए। सही आंसर है आपके पास 25 वर्ग मीटर का प्लॉट होना अनिवार्य है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब की गई? 13 मार्च 2017, 13 अप्रैल 2017, 13 मार्च 2018, 13 अप्रैल 2018, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत आपकी कब की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 13 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपका क्या है कि एक एम्बुलेंस होती है, और वो एम्बुलेंस किस तरह से बनाई गई है, जिसमें एम्बुलेंस में सभी चीज़ें मेडिकल ट्रीटमेंट की होना कंपलसरी है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होना है उसके लिए कंपलसरी क्या क्या है, उसके अंतर्गत आपका वेंटिलेटर होना अनिवार्य है, उसके अंतर्गत आपकी मल्टीपैरा जो मॉनिटर वगैरह होते हैं वो कंपलसरी है। कुल मिला के ये है कि ये आपका एक चलता फिरता हुआ मिनी हॉस्पिटल है। क्या है आपका? मिनी हॉस्पिटल है। और ये इमरजेंसी में अगर आपको कॉल करनी है इसे बुलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में, तो आप इमरजेंसी में इसको कॉल डिटेल देख सकते हैं। 1080 नंबर आपको दे रखा है गवर्नमेंट ने, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वहीं अगर हम इमरजेंसी सेंटर की बात करते हैं, ERC की बात करते हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर की बात करते हैं, तो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 13 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमरोहा, ढोलक, अलीगढ़, ताले, आगरा, चमड़े की उत्पाद, कन्नौज, देसी घी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कन्नौज देसी घी। क्योंकि आपके जो अमरोहा ज़िला है वो ढोलक ही बनती है वहाँ पर, यानी वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। अलीगढ़ ताले नगरी कहा जाता है। जो आगरा है आपका चमड़े का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि कन्नौज में देसी घी ना बनकर क्या बनता है आपका इत्र बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं।
परफ्यूम के लिए फेमस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? 10 सितंबर 2004, 10 सितंबर 2005, 10 सितंबर 2006, 10 सितंबर 2008 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में आपके स्वास्थ्य ग्रामीण विभाग की स्थापना कब की गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 10 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग आपकी योजनाएं दे रखी हैं, स्कीम दे रखी हैं और इनमें पूछा गया है कि कौन सी आपकी जो ईयर में स्टार्ट हुई है वो सही है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी लेखपाल 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी योजना आपकी सम्मिलित है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 2013, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2009, जनेश्वर विश्व ग्रामीण योजना 2014, संजीवनी परिवहन योजना 2009 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, संजीवनी परिवहन योजना की शुरुआत आपकी 2009 में की गई है और बाकी जितनी भी हैं वो गलत योजनाएं हैं। इसकी जो एग्जैक्ट शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 1 फरवरी 2009 को। अब हम बात कर लेते हैं कि सर जो और एग्जाम्पल दे रखे हैं वो क्या क्या सही है क्या सही नहीं है। तो समाजवादी एम्बुलेंस सेवा जो आपकी प्रारंभ हुई है वो हुई थी आपकी 14 सितंबर 2012 को इसकी शुरुआत की गई है। किसने की थी? तो ये एसपी यानी जो समाजवादी पार्टी है उसकी सरकार ने इसको प्रारंभ किया था, अर्थात अखिलेश सरकार ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जब हम बात करते हैं कि सर इसकी शुरुआत कब की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 2009 ना होकर इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है 1 अप्रैल 2008 में। वहीं जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की बात करते हैं कि जब इसकी शुरुआत कब की गई है तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 13 अगस्त 2013 को इसकी 2012 को इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के काल में की गई? कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शिक्षा मंत्री योजना है आपकी उसकी शुरुआत किसके प्रधानमंत्री के काल जो मुख्यमंत्री हैं उनके काल में की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कल्याण सिंह जी के टाइम पर ये योजना प्रारंभ की गई थी। अब जो कल्याण सिंह जी का जो समय था वो कितना था? तो ये 2000 से लेकर 1 में इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कल्याण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है? समसपुर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में पक्षी विहार से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। एक एक करके हम डिटेल देखते हैं। कौन से पक्षी विहार का जो कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका जो समसपुर पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है। एक एक करके हम इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो जो समसपुर पक्षी विहार है वो आपका रायबरेली में स्थित है। वहीं विजय सागर पक्षी विहार की जब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर सर स्थित है तो ये आपका 2 जिलों में स्थित है। एक तो आपका है महोबा प्लस इसके अंतर्गत आता है आपका हमीरपुर। वहीं बात करते हैं पटना पक्षी विहार की। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये बिहार में होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका एटा ज़िले में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पड़ता है सर? तो ये गौतम बुद्ध नगर प्लस गाजियाबाद में ये पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो देखिए आपको यहाँ पर डिटेल इसकी देखनी है।
कि आपका जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है वो किस जिले में आपका स्थित है। चित्रकूट, बहराइच, ललितपुर, चंदौली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 3, ये ललितपुर में स्थित है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, कब इसका कहाँ पर कितना क्षेत्रफल है। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो 1977 ईस्वी में की गई है। वहीं अगर हम एरिया की बात करते हैं, सर एरिया कितना है इसका, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 5.4 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसी तरह के सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं जिसमें आपके प्रमुख उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य प्लस पक्षी अभयारण्य और जो आपके रामसर स्थल से संबंधित क्वेश्चन है आपके, उनसे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो है, उसके अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन डिटेल में पूछे गए हैं सभी को वहां पर मेंशन किया गया है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ, 1947, 1948, 1949, 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब से लागू हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1948 ईस्वी में निजी वन आपका अधिनियम वर्ष लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, प्लेटिनम, ललितपुर, संगमरमर, मिर्जापुर, हीरा, बांदा, डोलोमाइट, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पहले भी आ चुका है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, डोलोमाइट और प्रयागराज, क्योंकि जो डोलोमाइट है वो प्रयागराज में आपका नहीं पाया जाता। अब ये जो डोलोमाइट है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके मिर्ज़ापुर में, ये पाया जाता है आपके सोनभद्र में, ये पाया जाता है चंदौली में और इसी प्रकार पाया जाता है आपके बांदा जिले में। तो यहाँ पर प्रयागराज में नहीं पाया जाता, जबकि प्लेटिनम आपके ललितपुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर में, हीरा आपके बांदा में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल है, सोनभद्र, भदोही, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आपका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, यानी जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है, बाई परसेंटेज और बाई एरिया। तो ध्यान रखना है, मैक्सिमम फॉरेस्ट बाई परसेंट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सोनभद्र। लेकिन वहीं अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है तो बाई परसेंटेज, तो वो होता आपका भदोही। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में कब राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया, 2019, 2020, 2021, 2022 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश में कब राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया, यानी इसे विखंडित कर दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आपका 2020 में इसे विखंडित किया गया। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना है स्थापना वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना किस ग्रुप के द्वारा स्थापित की गई है, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बजाज ग्रुप, अदानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ललितपुर ताप विद्युत परियोजना है वो किस ग्रुप के द्वारा स्थापित आपकी की गई है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर होगा आपका 3, बजाज ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब बजाज ग्रुप के द्वारा निर्माण किया गया है, जिला आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये आपके कहाँ पर है, ललितपुर में है। बात कर लेते हैं इसकी क्षमता की कि सर इसकी क्षमता कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी क्षमता है आपकी 980 मेगावाट की इसकी क्षमता है।
वहीं अगर हम बात करते हैं अदर की, तो आगे भी इसके तरह के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना है। जिला, इसकी कैपेसिटी, ग्रुप के नाम आपको लर्न रखने ही रखने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आपकी सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी एक तरफ आपकी परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपके जिला दे रखे हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन आपकी सम्मिलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फुल डिटेल में आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हरदोईगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, बिल्कुल ठीक। परीक्षा विद्युत परियोजना झांसी में है, बिल्कुल ठीक है। अनपरा विद्युत परियोजना मिर्जापुर में है। ओबरा विद्युत परियोजना सोनभद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों को लर्न करना ही करना है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 3 सही है वो आंसर होगा, क्योंकि ये आपका गलत सम्मिलित है। ओबरा विद्युत परियोजना आपकी सोनभद्र में स्थित है, जबकि आपकी अनपरा विद्युत परियोजना ऑल्सो कहाँ पर है? ये भी आपके सोनभद्र में ही स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। राज्य की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? हरदोईगंज विद्युत परियोजना, परीक्षा विद्युत परियोजना, अनपरा विद्युत परियोजना, सोनभद्र विद्युत परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राज्य की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो राज्य की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना है आपकी ऑप्शन नंबर 1, हरदोईगंज विद्युत परियोजना। अब ये जो हरदोईगंज विद्युत परियोजना है, इसका उद्घाटन या सहयोग या पुनरुद्धार कब किया गया है, स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में है कहाँ पर। तो ये आपके अलीगढ़ ज़िले में है, नंबर 1। स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है कि स्थापना कब की गई थी, तो 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। पुनरुद्धार के आपका क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि सर इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो रूस के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था 1967 में। ये डेट भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। शीतला जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ललितपुर, बांदा, झांसी, हमीरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो शीतला जल विद्युत परियोजना आपके कौन से जिले में स्थित है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर 3, झांसी में स्थित है। झांसी में भी एक जगह का नाम आप याद कर लीजिएगा, मोट, यहाँ पर ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टेशन केसरबाग किस जिले में स्थित है? आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। डायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टेशन जो कि आपका किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है, वह कौन से जिले में आपका स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज नीति कब लागू की गई? 2001, 2002, 2003, 2004, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग नीति के बारे में कि इसे कब लागू किया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। रेन हार्वेस्टिंग नीति से संबंधित क्वेश्चन आपके कई बार ये पूछे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये नीति कब लागू आपकी की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 2001 में इसे लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं सर ये जो रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति है वो एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर जो आपका रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका जो रेन का पानी है, यानी जो आपका वाटर है आपका, उसको हमें क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। और कंजर्वेशन करने के बाद आपको क्या करना है? वाटरिंग करनी है अपने फील्ड की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
उत्तर प्रदेश में भू जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 10 जून, 10 जुलाई, 10 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भू जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रत्येक 10 जून को हम भू जल दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भू जल सप्ताह उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है, क्योंकि वो भी आ सकता है। भूजल जो सप्ताह है आपका, वो आपका कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो प्रत्येक 16 से लेकर 22 जुलाई के अंतर्गत आपका भूजल सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बिना डिटेल के ये क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई नहीं होगा। सोन नदी पर एक परियोजना आपकी बनी है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों को इससे फ़ायदा होता है। वो ज़िले आपको याद करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो हैं, उसमें से आपका एक है प्रयागराज और दूसरा है आपका मिर्ज़ापुर। ये जो 2 ज़िले हैं इस परियोजना से पानी प्राप्त करते हैं सिंचाई के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? बुंदेलखंड, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, फिर से मैं बता देता हूँ। किस क्षेत्र में नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक आपकी नलकूप से सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे की जाती है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में, वो नलकूप से ही आपकी सिंचाई की जाती है। नलकूप के बाद में जो नंबर आता है वो है आपका नहर सिंचाई का है, और नहर के बाद आपके कुआं से की जाती है, और कुआं के बाद आपकी जो तालाब, पोखरें, तालाब, झील वगैरह होती है उससे आपकी की जाती है। बात करते हैं कितने कितने परसेंट की। तो नलकूप से जो सिंचाई की जाती है वो 73.4% की जाती है। वही नहर की बात करते हैं तो 15.1% की जाती है। कुओं से की जाती है आपकी 8.6%, और सबसे कम की जाती है आपकी नदी तालाबों से 0.6%। अगर हम अदर की बात करते हैं कि सर अदर से कितनी की जाती है, तो 2.3% आपकी की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सिंचाई का क्रम है और आपको लर्न रहना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा नलकूप की बात की जा रही थी यहाँ पे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी क्षेत्र। जिरगो जलाशय बांध किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, यूपी SSSC पूछ चुकी है। जिरगो जलाशय बांध किस जिले में आपका स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मिर्जापुर में ये स्थित है। अब इसके थोड़े से डिटेल की बात कर लेते हैं कि जिरगो नदी पर ये बांध कब बनाया गया था। तो ध्यान रखना है 1958 ईस्वी में ये बनाया गया है। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं कि सर इसकी हाइट कितनी है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये 30 मीटर की हाइट है। बात करते हैं कि किस नदी पर आपका बना हुआ है, तो ऑलरेडी जिरगो नदी पर ये बना हुआ है, तो आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, रामगंगा, गोमती, चंबल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4,
चंबल नदी आपकी गंगा की नदी सहायक नदी नहीं है। अब जैसे देखिए ये यहाँ पर आपके अगर मैं एक रिवर है, गंगा नदी है आपकी, अलग अलग कलर से अलग अलग नदियों को बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर आपकी यमुना नदी हो जाती है। दूसरी अगर मैं नदी की बात करता हूँ या फिर बात करते हैं यहाँ की, तो ये आपकी चंबल नदी है। और सहायक नदी वे नदी होती हैं जो बड़ी नदी में छोटी नदी आकर मिल जाती हैं। तो ये आपकी गंगा नदी हो गई यहाँ पर, ये हो गई आपकी यमुना नदी, और ये है आपकी चंबल रिवर। तो ये किस में आके यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक इटावा नामक करके जगह है जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर यमुना में मिल जाती है। तो ये गंगा की आपकी सहायक नदी नहीं है, जबकि यमुना नदी आपके प्रयागराज में मिल जाती है, गंगा नदी में, ये सभी को आपको पता हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में आगरा नहर परियोजना के माध्यम से सिंचाई नहीं की जाती? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन से राज्य में आगरा नहर परियोजना के माध्यम से सिंचाई आपकी नहीं की जाती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मध्य प्रदेश राज्य में आपके आगरा नहर परियोजना से सिंचाई नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं यमुना नहर परियोजना के बारे में। आगरा नहर परियोजना के बारे में किन किन में सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आपके प्लस यूपी, इन 4 राज्यों में आपकी की जाती है। किसके द्वारा? आगरा नहर परियोजना के द्वारा। आगरा नहर परियोजना किस नदी से निकाली गई है, उस नदी का नाम भी आपका आता है, डायरेक्शन भी आती है। तो ध्यान रखना है, ये यमुना नदी से आपकी नहर निकाली गई है। कौन सी डायरेक्शन से निकाली गई है, तो ये दाहिनी ओर से निकाली गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यमुना की दाहिनी ओर से ये परियोजना या नदी निकाली गई है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4, मध्य प्रदेश इससे सिंचाई नहीं करता। सेका झील, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी विहार का दर्जा दिया गया, वह किस जिले में स्थित है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सेका झील के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेका झील, जिसे हाल ही में क्या है, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है, वह किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये अलीगढ़ में आपकी स्थित है। अब हम बात करते हैं सेका झील के बारे में, इसको कब आपका स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना है 2016 में इसकी स्थापना की गई है। अगर हम एरिया की बात करते हैं, सर कितना एरिया है, तो 0.4 किलोमीटर इसका एरिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अलीगढ़ जिले में स्थित है। और अलीगढ़ को किस नाम से जानते हैं? ताला नगरी के नाम से हम इसे जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सोनभद्र जिले में स्थित कनहर बांध की ऊंचाई कितने मीटर की है? 39.10%, 39.50%, 39.90% मीटर, 40 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके बांध के बारे में कि एक बांध है जिसका नाम है कनहर बांध। क्या है आपका? कनहर बांध की ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि कितने मीटर की इसकी ऊंचाई है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 39.90 मीटर की ऊंचाई है कनहर बांध की। कनहर बांध आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना है, सोनभद्र जिले में ही आपका ये स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो ऑलरेडी ये कनहर नदी पर ही आपका स्थित है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसकी ऊंचाई 43.80 मीटर है। यह बेतवा नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1975 ईस्वी में किया गया। यह उत्तर प्रदेश राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, एक एक करके फिर से हम देख लेते हैं।
ऊंचाई 43.8 मीटर की है, बिल्कुल ठीक है। यह बेतवा नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण 1975 ईस्वी में किया गया, ये भी आपका सही है। इसका यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये स्टेटमेंट आपका गलत और यही होगा आपका आंसर, क्योंकि यह जो संयुक्त परियोजना है वो किन किन की संयुक्त परियोजना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? उत्तर प्रदेश और एमपी की है, ना कि आपके राजस्थान की। कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये आपकी ललितपुर ज़िले में आपकी स्थित है। बांध आप नदी ऑलरेडी पता चल गई, बेतवा है। ऊंचाई पता चल गई, कब निर्माण हुआ है, कौन कौन से राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, ये चीज़ पता चल गई, जिला पता चल गया। यही इसकी फुल डिटेल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी झील अयोध्या जिले में स्थित है? मदन सागर झील, देवरिया झील, बखीरा झील, दरबान झील, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सी झील है जो अयोध्या जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, दरबान झील आपकी अयोध्या जिले में स्थित है। जो अदर झीलें दे रखी हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है उनको भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाते हैं। जो बखीरा झील आपकी स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। वहीं अगर हम देवरिया झील की बात करते हैं, मदन सागर झील की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देवरिया जो झील है वो आपके इत्र नगरी यानी कन्नौज में स्थित है। मदन सागर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी स्थित है महोबा में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है? सागर झील, अलवारा झील, सुराह झील, शुक्र झील, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें दे रखी हैं जिसमें थोड़ा सा डिटेल मेंशन कर दिया गया है कौन सी झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, अलवारा जो झील है आपके विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी कौशाम्बी में स्थित है। वहीं अदर झीलों की बात करते हैं कि सागर झील आपके कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा बदायूं में आपकी स्थित है। वहीं सुरह ताल की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, बलिया में स्थित है। और शुक्र ताल के आपको सबको पता है कि ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से पहले आ चुके हैं, ध्यान रखना है। इस तरह से ही घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल उत्तर प्रदेश में अलवारा झील है जो कि कौशाम्बी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपकी नदी दे रखी है, दूसरी तरफ आपके जिला दे रखे हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है। उल्टा क्वेश्चन में पूछ लिया कि सम्मिलित कौन सा है। प्रतापगढ़, गोमती नदी, कासगंज, हिंडन नदी, मगहर, आमी नदी, गोरखपुर, गोमती नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, मगहर जो आपका जिला स्थित है या स्थल स्थित है वो आमी नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना है मगहर आपका फेमस क्यों है, तो जो आपके कबीर जी हुए थे वहाँ पर उनकी क्या है आपकी समाधि बनी हुई है, वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शन की कि सर कौन सी कहाँ पर स्थित है। तो गोरखपुर आपका गोमती नदी पर ना होकर कहाँ पर स्थित है, राप्ती नदी के किनारे पर आपका स्थित है। वहीं कासगंज की बात करते हैं तो ये काली नदी के किनारे पर आपका स्थित है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो ये आपका सई नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। तो जो आपके नाम लिए जा रहे हैं उनको भी आपको लर्न करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मगहर आमी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं है? सई, तमसा, कर्मनासा, आमी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी नदी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? 18 जून 2002, 18 जून 2001, 18 जून 1999, 18 जून 1995 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसान मित्र योजना के बारे में कि इसकी आपकी जो योजना है कब प्रारंभ आपकी की गई है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2, 18 जून 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? तो इसके अंतर्गत जो किसान मित्र योजना है, यहाँ पर आपकी जो पंचायत होती है उसके अंतर्गत एक व्यक्ति जिसने आपकी 12th पास की हो उस व्यक्ति को आपका एक किसान मित्र बनाया जाता था उस पंचायत में, जिससे क्या होगा वो किसान की क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन नहीं है, 4 है, तो आप 5वां इसमें ऐड कर लेते हैं, नन ऑफ दिस का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि स्टेटमेंट में कौन सा कथन आपका गलत है। संदर्भ किसका है? राज्यपाल का है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक। यह राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये ठीक है। इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये राज्य का वास्तविक प्रमुख ना होकर कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है आपका। ध्यान रखना है, एक एक वर्ड से आपके आंसर मेंशन किए जाते हैं। अगर राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में अगर पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन सा दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर है 155। नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सचिव, प्रधान, मेयर, जिलाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रधान होता है आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार। 1945 जो 1947 का अधिनियम दे रखा है, इसकी मैं फुल डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। ध्यान रखना है ये चीज़। आप बेल आइकन को सिर्फ प्रेस कर लो जिससे कि नोटिफिकेशन कभी भी आपको प्राप्त हो सके। इसके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1952, 10 जुलाई 1952, 2 जुलाई 1953 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू कब किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, 1 जुलाई 1952 को इसे लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा, कानून बना कब है आपका? 1950 में बना है, लागू हुआ है 1952 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 1995, 1996, 1998, 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जा रही है कि इसकी जो शुरुआत कब की गई है, ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की गई है आपकी ऑप्शन नंबर आपका 4, 1999 में। हो सकता है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन बोल दिया जाए आंसर में 1999 और 2000। तो स्टार्टिंग आपकी कब से मानी जाएगी? 1999 से ही मानी जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या था पहले? तो यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, इसके अंतर्गत आपके ईजिली लोन मिल जाता था। किनको? किसान भाइयों को। क्या अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है? तो नहीं, पहले आपके 3 लाख रुपए तक इसे प्राप्त कर सकते थे, अब कर दिए हैं आपके 5 लाख रुपए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है। इस तरह से आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। ऐसे बच्चे जिन्हें आपके 1 जनवरी से लेकर आपके 31 दिसंबर 2025 कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल मेंशन हो, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।